कल्पना कीजिए एक बहुत ही आम लेकिन काफी परेशान करने वाली स्थिति की। कोई व्यक्ति एक बेहद स्वस्थ लाइफस्टाइल फॉलो करता है। बिल्कुल। उसने अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए मतलब लाखों रुपए का सबसे आरामदायक गद्दा खरीदा है। कमरे की हवा को शुद्ध रखने के लिए महंगे एयर प्यूरिफायर लगाए हैं। सही बात है, आजकल लोग करते हैं ऐसा। हाँ, और पीने के पानी के लिए सबसे बेहतरीन फिल्टर का इस्तेमाल कर रहा है। वो इंसान रोज 8 से 9 घंटे सोता है, लेकिन फिर भी हर सुबह जब उठता है तो उसका शरीर थकन से टूटा जा रहा होता है। ओ, यानी आराम करने के बाद भी आराम नहीं मिलता। बिल्कुल, सिर में एक भारीपन रहता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर को कोई रेस्ट मिला ही नहीं। अब सवाल ये है कि जब बाहरी वातावरण इतना शुद्ध है तो समस्या आखिर कहाँ है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हो अगर असली समस्या उसके शरीर या काम के तनाव में नहीं, बल्कि सीधे उस जमीन के नीचे हो जिस पर उसका घर बना है? हमारी आज की इस विस्तारित चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारी स्वस्थ घर और स्वस्थ शरीर की पूरी डेफिनेशन को ही बदल कर रख देता है। हम जियोपैथिक स्ट्रेस पर बात करेंगे। सही कहा, ये टॉपिक सच में बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस आखिर किस बला का नाम है? देखिए, अगर हम जियोपैथिक स्ट्रेस को एक बहुत ही बेसिक और साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो ये अर्थ के अंदर से यानी पृथ्वी के भीतर से सतह की ओर आने वाली एक डिस्टर्ब्ड या विकृत एनर्जी है। अच्छा, डिस्टर्ब्ड एनर्जी। पहले ये जानना होगा कि हमारी पृथ्वी कोई निर्जीव चट्टानों का गोला नहीं है। इसका अपना एक नेचुरल एनर्जी फ्लो होता है। यानी पृथ्वी की अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल, एक बहुत ही बैलेंस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे साइंस की भाषा में शूमन रेजोनेंस भी कहा जाता है। ये एक तरह की प्राकृतिक धड़कन है जो धरती पर लाइफ को सपोर्ट करती है। ओ वाओ, अर्थ की धड़कन, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है ना? और हमारा शरीर, हमारे सेल्स इसी नेचुरल एनर्जी के साथ तालमेल बिठाकर इवॉल्व हुए हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब जमीन के नीचे किसी कारण से इस एनर्जी के फ्लो में कोई रुकावट आती है। तो वो जो नेचुरली शांत एनर्जी थी वो खराब हो जाती है। सही पकड़ा आपने। वो शांत और बैलेंस्ड एनर्जी एक तरह से टूट जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और जब ये टूटी हुई एनर्जी सतह को क्रॉस करके हमारे घरों में आती है तो वहां रहने वाले किसी भी इंसान की शरीर और दिमाग पर इसके बहुत ही सटल, मतलब बहुत ही बारीक लेकिन गंभीर असर होने लगते हैं। ये सच में काफी हैरान करने वाली बात है। मतलब जमीन सिर्फ कंक्रीट, ईंट, पत्थर या मिट्टी की कोई ठोस परत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके ठीक नीचे एनर्जी का एक जिंदा नेटवर्क लगातार बह रहा है। और जब हम उस नेटवर्क के ऊपर अपना घर बनाते हैं तो हम अनजाने में ही उस एनर्जी का हिस्सा बन जाते हैं। सही कहा, हम उस एनवायरनमेंट के अंदर पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि नेचर की इस इतनी पुरानी और विशाल एनर्जी सिस्टम में आखिर रुकावट आती कैसे है? हमारे सोर्सेज में इसके कई कारण बताए गए हैं। जिनमें से एक है अंडरग्राउंड पानी की धाराएं। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ पानी के बहने से एनर्जी कैसे खराब हो सकती है? यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी काम करता है। देखिए, जब हम जमीन के नीचे बहने वाले पानी की बात करते हैं ना, तो वो किसी शांत नदी की तरह नहीं बहता। अच्छा, तो कैसा होता है? ये पानी सतह से सैकड़ों फीट नीचे एक बहुत ही हैवी प्रेशर में चट्टानों और मिनरल्स के बीच से बहुत तेज स्पीड से गुजरता है। और जब ये पानी इन चट्टानों से रगड़ खाता है तो उस फ्रिक्शन की वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ओह, यानी फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ? बिल्कुल। इसे साइंस में पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जहां प्रेशर और फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है। और ये जो नया चार्ज है ना, ये अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड को काटता है और ऊपर की तरफ एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी भेजता है। तो एक तरह से ये सिर्फ पानी नहीं है बल्कि पानी की स्पीड और फ्रिक्शन से बनी हुई एनर्जी है। एग्जैक्टली, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो सतह पर हमारे वातावरण को डिस्टर्ब कर रही है। ये तो ठीक है, सही हो गया। जैसे अगर आप किसी रेशमी कपड़े पर प्लास्टिक की कंघी रगड़ते हैं तो उसमें एक इनविजिबल चार्ज आ जाता है। वाह, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। लेकिन यहाँ ये प्रोसेस अर्थ के नीचे बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। खैर, सोर्सेज में एक और कारण का जिक्र है, पृथ्वी की दरारें या फॉल्ट लाइंस। इसका क्या मैकेनिज्म है?
देखिए, फॉल्ट लाइंस बेसिकली अर्थ के अंदर की वो दरारें होती हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से बनती हैं। भूकंप वाली प्लेट्स। हाँ, अब पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव गैसेस और एनर्जी का एक बहुत बड़ा भंडार है। नॉर्मली अर्थ की जो ठोस क्रस्ट होती है वो इस एनर्जी को एक सेफ लिमिट में रोके रखती है। लेकिन दरारों से वो लीक हो जाती होगी। सही पकड़ा, जहां दरारें होती हैं वहां से ये हैवी एनर्जी और गैसेस सीधे सतह की तरफ लीक होने लगती हैं। तो उस जगह का एनवायरनमेंट बाकी नॉर्मल जमीन के मुकाबले पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। और मिनरल्स का भी इसमें काफी बड़ा रोल बताया गया है, जैसे कि आयरन और यूरेनियम वगैरह। बिल्कुल, आयरन और यूरेनियम जैसे भारी एलिमेंट्स के जो डिपॉजिट जमीन के नीचे होते हैं उनकी अपनी खुद की एक अलग रेडिएशन होती है। अगर जमीन के नीचे लोहे का बहुत बड़ा भंडार है तो वो अर्थ के नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड को उस खास जगह पर मोड़ देगा। यानी एक तरह का मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन पैदा कर देगा। हाँ, वहां आके कंपास भी शायद ठीक से काम ना करे, इतना स्ट्रांग असर होता है। ये तो चलिए नेचर की बात हो गई, लेकिन सोर्सेस से ये भी पता चलता है कि हम इंसानों ने अपनी मॉडर्न दुनिया में इस समस्या को कई गुना और बढ़ा दिया है। सच में, और ये काफी चिंता की बात है। आज अगर देखा जाए तो हर सड़क के नीचे हाई वोल्टेज के तार हैं, सीवर लाइंस हैं, मेट्रो की सुरंगें हैं, और हवा में देखो तो मोबाइल टावर्स का भारी जाल बिछा हुआ है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि प्रकृति तो पहले से ही कुछ जगहों पर एनर्जी चेंज कर रही थी, जो उसका एक नेचुरल प्रोसेस था। लेकिन इंसानों ने जमीन के नीचे इतना सारा कंक्रीट, स्टील और वायरिंग डाल दी है क्योंकि उस नेचुरल एनर्जी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। मतलब हमने उसे ब्लॉक कर दिया। एक तरह से, हाँ। और जब ये नेचुरल एनर्जी इन लोहे के तारों और मोबाइल टावर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से टकराती है तो वो एक बहुत ही एग्रेसिव और उलझे हुए जाल में बदल जाती है। मुझे यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है। क्या हम इस नेचुरल और आर्टिफिशियल एनर्जी के टकराव की तुलना किसी अकूस्टिक फीडबैक से कर सकते हैं? अकूस्टिक फीडबैक मतलब जैसे म्यूजिक सिस्टम्स में होता है? हाँ, जैसे जब किसी चालू माइक को आप उसी के स्पीकर के बहुत करीब ले जाते हैं तो अचानक से एक बहुत ही तेज कान फाड़ देने वाली चीख की आवाज आती है। सही कहा, बिल्कुल वैसी ही आवाज आती है। वो कोई नई आवाज तो नहीं होती, बल्कि वही साउंड सिग्नल बार बार टकरा कर खुद को इतना एम्पलीफाई कर लेता है कि वो शोर बन जाता है। तो क्या हमारे बनाए गए टावर्स और तार उस नेचुरल अर्थ एनर्जी के साथ वैसा ही कुछ कर रहे हैं? ये बहुत ही शानदार और सटीक एनालॉजी है। ठीक उसी फीडबैक लूप की तरह हमारे गैजेट्स और अंडरग्राउंड पावर लाइंस उस अर्थ एनर्जी को बार बार रिफ्लेक्ट और एम्पलीफाई करती हैं। ओह बाप रे! और ये जो नेचुरल और ह्यूमन मेड फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये एक ऐसा इनविजिबल शोर पैदा करता है जिसे हमारे कान तो नहीं सुन सकते, लेकिन हमारा शरीर हर सेकंड महसूस कर रहा होता है। और यहीं से हमारी चर्चा का वो हिस्सा शुरू होता है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। सोर्सेज में बताया गया है कि जब ये अलग अलग डिस्टर्बेंस वाली लाइनें आपस में टकराती हैं तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। इसके लिए एक बहुत ही भारी शब्द इस्तेमाल किया गया है, कैंसर पॉइंट। अब मैं यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहूंगा और आपसे एक काफी सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। पूछिए। देखिए, कैंसर एक बहुत ही डरावनी और सीरियस बीमारी है। क्या हम सचमुच ये कह रहे हैं कि जमीन के नीचे की मिट्टी या एनर्जी से किसी को कैंसर हो सकता है, या ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वालों का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया कोई नाटकीय शब्द है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसे यहाँ क्लियर करना बेहद जरूरी है। देखिए, हमें इस मुद्दे को बहुत ही निष्पक्ष होकर देखना होगा। बिल्कुल। कैंसर पॉइंट जो शब्द है ये मुख्य रूप से एनर्जी हीलर्स और ऑल्टरनेटिव हीलिंग में यूज होता है। उनका मानना है कि जब जियोपैथिक स्ट्रेस की 2 या उससे ज्यादा लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस पॉइंट पर डिस्टर्बेंस अपनी चरम सीमा पर होता है। यानी वहां एनर्जी सबसे ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। हाँ, लेकिन अब जहां तक मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस की बात है, अभी तक ऐसे कोई बड़ी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं जो ये प्रूव कर सकें कि सिर्फ इस इनविजिबल एनर्जी पॉइंट से डायरेक्ट कैंसर होता है। ओके, तो डायरेक्ट लिंक प्रूवन नहीं है। नहीं है। साइंस ये जरूर मानती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का ह्यूमन सेल्स पर असर पड़ता है, पर उस क्रॉसिंग पॉइंट को सीधे कैंसर का लेबल दे देना मेडिकल साइंस में अभी प्रमाणित नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये शब्द आया कहाँ से? इसके पीछे इन हीलर्स का थ्योरी क्या है? इसका थ्योरी बेसिकली क्रॉनिक इम्यून सप्रेशन पर बेस्ड है, यानी लगातार इम्यूनिटी का कमजोर होना। अच्छा।
ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का यह मानना है कि जब कोई इंसान उस एक्सट्रीम क्रॉसिंग पॉइंट पर लंबे समय तक रहता है तो उसका शरीर लगातार उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ता रहता है। यानी शरीर अंदर ही अंदर थक रहा है। बिल्कुल। महीनों और सालों तक जब शरीर ऐसे लड़ता रहता है तो इंसान का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। और आप जानते हैं, जब हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही गिर जाएगा तो कोई भी बड़ी बीमारी, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, उस शरीर में आसानी से पनप सकती है। ओह, अब समझ आया। तो ये सीधे तौर पर बीमारी नहीं पैदा कर रहा, बल्कि एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां बीमारियां आसानी से फैल सकें। सही कहा, ये वल्नरेबिलिटी बढ़ा देता है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम वापस एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही बिजी ट्रैफिक चौराहा है जहां हर तरफ से बिना किसी रूल के तेज रफ्तार गाड़ियां आ रही हैं। अगर कोई व्यक्ति उस चौराहे से सिर्फ पैदल गुजर जाता है तो शायद उसे कुछ ना हो, लेकिन अगर वो इंसान उस चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच अपना बिस्तर लगा ले और वहां रोज 8 घंटे सोने की कोशिश करे तो उसका एक्सीडेंट होने का चांस तो लगभग 100% हो जाएगा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। और इस एग्जाम्पल में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है लंबे समय तक वहां रहना, यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। बिल्कुल। जियोपैथिक स्ट्रेस का नुकसान रातों रात नहीं दिखता। अगर उस क्रॉसिंग पॉइंट पर सिर्फ आपका हॉलवे है जहां से आप गुजरते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिस्तर या आपके ऑफिस की चेयर जहां आप दिन के 8-10 घंटे बिताते हैं ठीक उसी इनविजिबल चौराहे पर रखी है, तो आपका शरीर उस टकराव का शिकार रोज हो रहा है। सही बात है, वो रोज उस स्ट्रेस को झेल रहा है। अब जब हमने इसके पीछे के साइंस और थ्योरी को समझ लिया है तो हमें बात करनी चाहिए कि इसके प्रैक्टिकल असर क्या होते हैं। मतलब एक आम इंसान की डेली लाइफ में ये कैसा दिखता है। इसके लक्षण काफी आम से लगते हैं शुरू में। हाँ, हमारे सोर्सेज में शरीर और घर पर पड़ने वाले असर की पूरी एक लिस्ट दी गई है। नींद ना आना, लगातार थकान, सिर दर्द। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये कैसे होता है। जब कोई उस डिस्टर्ब जोन में सोता है तो बॉडी के अंदर फिजिकली क्या चल रहा होता है। इसे समझने के लिए हमें बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक पर ध्यान देना होगा। देखिए, इंसानी शरीर में एक पीनियल ग्लैंड होती है जो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। हाँ, जो हमें सुलाने का काम करता है। बिल्कुल। ये हार्मोन हमें डीप स्लीप में ले जाता है और बॉडी की हीलिंग करता है। लेकिन जब कोई जियोपैथिक स्ट्रेस वाली जगह पर सोता है तो वहाँ की जो डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो इस पाइनियल ग्लैंड को ठीक से काम नहीं करने देती। ओह, तो हार्मोन रिलीज ही डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम उस विकृत एनर्जी को एक खतरे या थ्रेट की तरह देखता है, तो बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। उसे लगता है आसपास कोई खतरा है। बाप रे, तो बॉडी कभी फुली रिलैक्स ही नहीं होती। सही कहा। मेलेटोनिन का प्रोडक्शन गिर जाता है और इंसान रात भर करवटें बदलता रहता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि 8 घंटे बिस्तर पर लेटने के बाद भी अगले दिन उसे भयंकर थकान, माइग्रेन और जोड़ों में दर्द महसूस होता है। और अगर कोई इंसान रोज इसी तरह थका हारा उठेगा, बिना ठीक से सोए, तो जाहिर है इसका असर उसके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा। सोर्सेज में तो यहाँ तक बताया गया है कि ऐसे घरों में बिना बात के झगड़े होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है और यहाँ तक कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स यानी पैसों की परेशानी भी आती है। पहली नजर में देखा जाए तो लगता है कि जमीन के नीचे की एनर्जी और बैंक अकाउंट के पैसों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये काफी लॉजिकल लगता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें ना तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। वो कैसे? देखिए, जब घर के लोग ठीक से सो नहीं पाते, उनका नर्वस सिस्टम लगातार स्ट्रेस में रहता है, तो उनकी ब्रेन का वो हिस्सा जो लॉजिक और पेशेंस को कंट्रोल करता है वो कमजोर पड़ जाता है। यानी उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है अपनी इमोशंस पर। हाँ, और लोग छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाते हैं। इससे घर में नेगेटिविटी आती है और जब किसी का ध्यान काम पर नहीं लगता, उसके दिमाग में लगातार ब्रेन फॉग रहता है, तो वो डेफिनेटली अपने प्रोफेशन में गलतियां करेगा। सही बात है। उसके बिजनेस डिसीजंस गलत होंगे या जॉब में परफॉर्मेंस गिरेगी। और एंड में इसका असर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर पड़ेगा ही। तो देखिए, एनर्जी आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं कर रही है, वो आपकी उस कैपेसिटी को तोड़ रही है जिससे आप पैसे कमाते हैं। बड़ी गहराई वाली बात कही आपने। लेकिन पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि हम अपनी स्थिति या गलतियों का दोष हमेशा बाहरी चीजों पर डाल देते हैं। हम सोचते हैं बॉस खराब है या रिश्तेदार बुरे हैं इसलिए टेंशन है। लोग एनर्जी को इतनी जल्दी ब्लेम नहीं करते। वही ना। लेकिन सोर्सेस में कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं जो इस साइकोलॉजी या वहम वाली बात को बिल्कुल खारिज कर देते हैं। और उसमें
पौधों यानी प्लांट्स और पालतू जानवरों का जिक्र है। जी हाँ, और सच बताऊं तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस का सबसे बड़ा और सबसे अनबाइस्ड प्रूफ है। देखिए, किसी पौधे के पास तो कोई साइकोलॉजी नहीं होती। बिल्कुल, उसे थोड़ी ऑफिस का स्ट्रेस होगा। सही कहा। फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि घर के किसी एक खास कोने में आप जब कोई नया पौधा रखते हैं तो वो मुरझा जाता है। आप उसे रोज पानी दे रहे हैं, सनलाइट भी आ रही है, पर वो पीला पड़ जाता है। और वही पौधा दूसरी जगह रखो तो ठीक हो जाता है। हाँ, उसी पौधे को जब आप उठाकर किसी दूसरे कमरे में रखते हैं तो वो कुछ ही दिनों में वापस हरा भरा हो जाता है। और पेट्स के मामले में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है ना? जैसे कुत्ते या बिल्लियां घर के किसी एक स्पेसिफिक जगह पर जाने से कतराते हैं। वो वहां कभी नहीं बैठते, वहां से दूर भागते हैं। तो क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हम इंसानों से ज्यादा सेंसिटिव हैं? बिल्कुल। जानवरों और पौधों में नेचुरल एनर्जी को फील करने की पावर हम इंसानों से कहीं ज्यादा शार्प होती है। हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है ना, वो चीज़ों को इग्नोर कर देता है, लेकिन जानवर डायरेक्टली पृथ्वी की उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जुड़े होते हैं। उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, वो उस डिस्टर्ब्ड एनर्जी को फिजिकली महसूस कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद किसी के भी मन में थोड़ी घबराहट तो हो ही सकती है। ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि जब ये एनर्जी हमें दिखाई ही नहीं देती, इसकी कोई स्मेल नहीं है, कोई साउंड नहीं है, तो आखिर इसे पहचाना कैसे जाए? सही सवाल है। और इसका सोल्यूशन निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि एनर्जी हीलर्स इसे ढूंढने के लिए पेंडुलम डाउसिंग, एल रॉड्स या जिन्हें कॉपर रॉड्स कहते हैं, और आजकल मॉडर्न एनर्जी स्कैनिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। जी हाँ, ये टूल्स आमतौर पर यूज होते हैं। अब मैं यहाँ आपसे थोड़ा पुशबैक करना चाहूंगा। आज के इस मॉडर्न साइंस वाले जमाने में किसी से ये कहना कि तांबे की दो छड़ें या एक झूलता हुआ पेंडुलम जमीन के नीचे की डीप एनर्जी को नाप सकता है, ये तो बिल्कुल किसी जादू टोना या अंधविश्वास जैसा लगता है। मुझे लगता ही था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। मतलब आप ही बताइए, छड़ें अपने आप हवा में कैसे मुड़ सकती हैं? क्या ये वाकई में साइंस का हिस्सा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? ये बहुत ही वैलिड डाउट है और इन पर संदेह होना पूरी तरह से जायज भी है। देखिए, अगर हम इसके पीछे के साइंटिफिक मैकेनिज्म को ध्यान से समझें तो उन कॉपर रॉड्स या उस पेंडुलम के अंदर अपने आप में कोई मैजिकल पावर नहीं होती। अच्छा, तो फिर वो घूमते कैसे हैं? इसका एक पोटेंशियल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जिसे साइकोलॉजी और साइंस में आइडियोमोटर इफेक्ट कहा जाता है। आइडियोमोटर इफेक्ट? ये क्या होता है? बेसिकली हमारा इंसानी शरीर खुद में एक बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटेना है। जब कोई ट्रेन्ड व्यक्ति उन रॉड्स को अपने हाथ में पकड़कर किसी जियोपैथिक स्ट्रेस वाले जोन के ऊपर से गुजरता है तो उसके शरीर का नर्वस सिस्टम उस डिस्टर्ब्ड एनर्जी को तुरंत कैच करता है। ओके, तो शरीर उस एनर्जी को फील कर रहा है? बिल्कुल, और जैसे ही बॉडी इस फील करती है, इंसान के हाथों की मसल्स में बहुत ही बारीक कंट्रैक्शन होता है, मतलब माइक्रो मसल मूवमेंट्स, जो इतने छोटे होते हैं कि उस इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि उसके हाथ हिल रहे हैं। ओह वाओ! तो वो जो सूक्ष्म हलचल है वही उन क्षणों को मोड़ रही है। एकदम सही। तो टेक्निकली रॉड्स अर्थ की एनर्जी को नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि इंसान का अपना शरीर उस एनर्जी को पकड़ रहा है और वो रॉड्स सिर्फ एक इंडिकेटर या मीटर का काम कर रही हैं। ये तो बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। और अगर किसी को फिर भी अप्रोच थोड़ी अनसाइंटिफिक लगे तो देखिए, आज के टाइम में काफ़ी एडवांस डिजिटल एनर्जी स्कैनिंग मशीन्स भी आ चुकी हैं। ये मशीन्स माइक्रोवोल्ट्स में वहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को एक्यूरेट मेजर कर लेती हैं। भी अनडिनाइबल है। फर्क बस इतना है कि इसका असर बहुत धीरे धीरे होता है। यानी कोई तुरंत नहीं बीमार पड़ता? हाँ, ऐसा थोड़ी है कि आप उस जोन में बैठे और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, इसीलिए टाइम रहते इसे आइडेंटिफाई करना और ठीक करना इतना ज़रूरी हो जाता है। और उसका सोल्यूशन भी बहुत ही प्रैक्टिकल बताया गया है हमारे नोट्स में। सबसे राहत वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि जियोपैथिक स्ट्रेस पूरे घर में नहीं फैला होता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक लाइंस या पॉइंट्स पर होता है। बिल्कुल, ये बहुत लोकलाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि लोगों को घबराने की या अपना पूरा घर तोड़फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार सिर्फ अपने बिस्तर को 2 फीट खिसका देना या अपने ऑफिस डेस्क की डायरेक्शन बदल देना ही इस प्रॉब्लम का सबसे आसान और सॉलिड सोल्यूशन हो सकता है। यही तो इसकी सबसे पॉजिटिव बात है। अवेयरनेस यानी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अगर किसी घर में बिना वजह के लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, टेंशन का माहौल है या नींद नहीं आ रही,
तो सिर्फ दवाइयों और डॉक्टर्स पर डिपेंड रहने के बजाय अपने आसपास की एनर्जी और घर के बेसिक लेआउट पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप चर्चा का सार निकालें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। जियोपैथिक स्ट्रेस कोई वहम या काल्पनिक डर नहीं है। एकदम नहीं। ये नेचुरल कारण जैसे अंडरग्राउंड फास्ट पानी, अर्थ की दरारें और हमारे बनाए आर्टिफिशियल कारण जैसे हेवी वायर्स और टावर्स, इन दोनों के मिलने से बनी एक इनविजिबल डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। सही सामरी है। और इस नेगेटिव एनर्जी के लगातार एक्सपोजर में रहने से इंसान का डिफेंस सिस्टम टूटने लगता है। नींद की कमी, एक्सट्रीम थकान, डिप्रेशन और लंबे समय में गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और इसका असर सिर्फ बॉडी पर नहीं, घर की शांति और फाइनेंशियल ग्रोथ पर भी पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डाउसिंग, रॉड्स और मॉडर्न स्कैनर्स से इसकी पहचान की जा सकती है और बेड या कुर्सी की जगह बदलने जैसे छोटे बदलाव से लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, अंत में ये डिस्कशन हमें इस बात का जरूर एहसास कराती है कि हम खुद को नेचर से चाहे कितना भी अलग क्यों ना समझ लें, हमारी जड़ें आज भी उसी अर्थ की एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। सही बात है। इस पूरी गहरी चर्चा के एंड में मेरे मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा है जो मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या ख्याल है वो? हमने बात की कि कैसे घर के पौधे और पालतू जानवर बिना किसी मशीन के, बिना किसी कॉपर रॉड के इस नेगेटिव एनर्जी को आसानी से पहचान लेते हैं और वहां से हट जाते हैं। उनका इंस्टिंक्ट, उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट उन्हें बचा लेती है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस फास्ट लाइफ में, इन कंक्रीट के जंगलों और हर वक्त बजते स्मार्ट गैजेट्स के शोर में, क्या हम इंसानों ने अपनी वो नेचुरल सेंसिटिविटी, जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, क्या हमने वो पूरी तरह से खो दी है? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। हम लाखों के मशीन से अपना एनवायरनमेंट नाप रहे हैं, लेकिन शायद असली जरूरत इस बात की है कि हम वापस नेचर के उन शांत इशारों को सुनना सीखें। हमारी बॉडी और हमारे पेट्स हमें रोज कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें रुककर सुनना पड़ेगा। शायद दुनिया का सबसे एडवांस सेंसर हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उस पर मॉडर्न लाइफ की जो धूल जम गई है ना, उसे साफ करने की देर है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। आगे भी हम ऐसे ही नए और ज्ञानवर्धक विषयों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे।